नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें राजस्थान एपीओ की। सुनो, राजस्थान एपीओ का क्या हुआ बेटा कि जब वो फॉर्म आए थे तो उस समय नए लॉज आने वाले थे, तो सबको यही टेंशन थी कि राजस्थान एपीओ का फॉर्म तो अभी भरा जा रहा है मार्च अप्रैल में, तो जून तक तो इसके एग्जाम हो जाएंगे। तो हर कोई बच्चा इसी में रहा कि भाई जून तक एग्जाम हो जाएंगे, और हमें भी यही था क्योंकि जब आरजेएस के एग्जाम आया तो हमें भी लगा जून तक एग्जाम होंगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ, उस जून के हम एग्जाम की बात करें, जून 2024 की, तो उस केस में क्या हुआ, कई बच्चों ने फॉर्म भरा ही नहीं। ये सोच के नहीं भरा कि अभी आ जाएगा, हमारा फोकस तो आरजेएस है, हमें तो आरजेएस बनना है, और ये रियलिटी थी। तो कुछ बच्चों ने आरजेएस को फोकस किया बट आरजेएस का फॉर्म नहीं भरा, और अब कहीं ऐसे बच्चे हो गए जिनका फॉर्म नहीं भरा हुआ है। और एग्जाम की डेट, वो जो जून में होने वाला था ना एपीओ का एग्जाम, जो लोगों ने कल्पना की थी, उसकी डेट आ गई जनवरी 2025। अगर मैं आज से भी आपको बात करूं ना, तो आपके पास पूरे के पूरे 6 महीने हैं। अब 6 महीने सफिशिएंट होते हैं, आप अपना एक एक सब्जेक्ट 10-10 से 25-25 बार रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने हर बैग को याद करके रट के लिख लिया तो प्रियो मैन ये इंटरव्यू है ही नहीं, तो वो भी टेंशन खत्म इंटरव्यू वाली। ठीक है, अब दूसरे बच्चे का क्या इसकी फॉर्म डेट वापस आएगी, मुझे नहीं पता। तो इस फॉर्म डेट के लिए मुझे फोन नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता। हाँ ना कैसे बोलो, तो आरपीसी जाने, मैं तो नहीं जानती ना, मुझे नहीं पता। अब दूसरा सवाल, आज 1 जुलाई है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग जिस दिन हो रही है उस दिन 1 जुलाई है, और आज के दिन 3 न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं। अब ये एग्जाम 6 महीने बाद है, तो हमारा फिर से गड़बड़, क्योंकि सिलेबस में तो पुराने क्रिमिनल लॉ थे। अब आपका अगला सवाल कि मैम नए पढ़े या पुराने, इसके लिए तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। देखो, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन अब तो नए आने चाहिए। क्यों? आफ्टर 6 मंथ प्री एग्जाम होगा, प्री के एग्जाम के बाद 3 महीने बाद या 2 महीने बाद मेन का एग्जाम होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो जब हम अप्रैल तक की बात करते हैं, तो अप्रैल तक तो इस नए वाले लॉ को आए 9-10 महीने हो जाएंगे, तो यही अप्लाई होना चाहिए 9-10 महीने में, दूसरा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे ओपिनियन में तो नए लॉ आने चाहिए, बट ये दिस इज माई ओपिनियन ओनली। हो सकता है जिस दिन सिलेबस जारी हो उसको फॉलो करेंगे, तो ये किसी को भी नहीं पता है। फिलहाल तो पुराने लॉज है, तो अब आप क्या करें, फंस गए आप तो दोनों में। तो एक काम कर सकते हैं, अभी आज से ही हम लोगों ने एपीओ का बैच शुरू किया। ये बैच पहले से चला आ रहा है, जो पहले वाले स्टूडेंट है उनका तो कोर्स लगभग खत्म होने को है, हमने पूरे लॉज पढ़ भी लिए। बट इन द केस नहीं आते तो हमने काम किया कि हम स्टार्ट करें आज से बैच। हम पहले माइनर एक्ट करेंगे, माइनर एक्ट खत्म होंगे हमारे करीबन 20-25 महीने भर के अंदर, जब तक तो हमें पता चल ही जाएगा। अगर हमें पहले पता चल जाता है कि वो सिलेबस चेंज नहीं कर रहे हैं, तब तो एक माइनर एक मेजर चलाएंगे। और यदि हमें पता चलता है, पता ही नहीं चल पा रहा है, कुछ अनसर्टेनिटी चल रही है, तो पहले अपन सारे माइनर खत्म गए, तब तक तो कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा, और फिर बाकी फिर 3 कर लेंगे। तो ऐसे करके हमने इसको नए बैच को स्टार्ट किया है। तो इसी कड़ी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का एक्साइज एक्ट है, जो कि लोकल एक्ट है। देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी है, एक क्रिमिनल लॉज मेजर है, फिर इसमें एक माइनर एक्ट है, जैसे जेज एक्ट हुआ, इसको माइनर बोलते हैं अपन, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी इसके अंदर लोकल लॉ, जिसमें जिस एक्ट के आगे राजस्थान वर्ड लिखा है उसको बोलते हैं लोकल एक्ट। तो यहाँ पे राजस्थान के 4 लोकल एक्ट है, जिसमें एक एक्साइज एक्ट आ जाता है आपका, ठीक है, एक आपके पास आ जाता है आर्म्स एक्ट आ जाता है, और 2 छोटे छोटे एक्ट आ जाते हैं। टोटल करके ये 4 एक्ट लोकल है, फिर आपके माइनर है, और देन आपके मेजर है, और सिर्फ प्री प्लस मेन होगा, और साथ ही साथ हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर है प्री प्लस मेन के अंदर, ठीक है। ये हमारा सिलेबस रहता है। तो आज हम लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो हम स्टार्ट करें। पहला क्लास जो है आपको यूट्यूब पे मिल रही है, बाकी रेगुलर क्लास का टाइमिंग हमारा 10:30 से जो है 12:30 रहेगा, और इसमें रिकॉर्डिंग क्लास भी है, जैसे क्लास का तो हैंड टू हैंड रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्ट का नाम है द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 का है। ये एक्साइज एक्ट कोई नया नहीं है, क्योंकि आप जब जाते हुए छत्तीसगढ़ का एग्जाम देने तो वहाँ पर भी एक्साइज एक्ट आता है। तो हर स्टेट ने अपना एक अलग एक्साइज एक्ट बना रखा है। और इस पूरे एक्साइज एक्ट का क्या मतलब है, देखो, एक सब्जेक्ट होता है एनडीपीएस और एक होता है एक्साइज। एनडीपीएस में सारी अफीम आ जाती है आपकी, और इसके अंदर आपकी दारू आ जाती है, तो ये रिलेटेड है दारू। अब दारू अपन ने तो एक ही सुना, बियर, ये दारू, इसमें इतने सारे फॉर्म होते हैं हमें पता ही नहीं होते। और आप आए दिन अखबार पढ़ते हैं कि जहरीली दारू से इतने लोग मर गए, जहरीली दारू से। तो वो जहरीली दारू जो बनाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उनमें क्या क्या गड़बड़ियाँ होती होता है। देखो, दारू पीना, दारू बनाना ये कोई इलीगल नहीं है, ये लीगल है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है, इसके कुछ रूल और रेगुलेशन फॉलो करना है। संसार की हर चीज का एक ही रूल है, रूल और रेगुलेशन से फॉलो करोगे इज ए वैलिड। और जैसे ही आपने सरकारी नियमों को उल्लंघन किया, वो आपका वॉइड हो जाता है, ऑफेंस हो जाता है। यहाँ पे भी आपको लाइसेंस मिलेगा बाकायदा, आपको परमिट मिलेगा बाकायदा, पास मिलेगा, तो ये गलत नहीं है। अब आती सर्वत्र, क्या बोलते हैं, हर चीज अति सर्वत्र ही होती है ना, अतिशय क्या बोलते हैं, हमेशा अधिक चीजें हमेशा हानिकारक होती है, चाहे वो चाय क्यों ना हो।
यूँ तो चाय इज अ पॉजिटिव, लेकिन ज़्यादा चाय पीना भी हानिकारक है। ठीक वैसे ही दारू भी एक पॉजिटिव चीज होती है, अति पीना वो भी हानिकारक है। इसलिए कानून बना उसको क्या करें, रोकने के लिए। अब मैं इसी दारू की बात करूँ, दारू पी के आप हंगामा करते हो तो आपके पुराने आईपीसी में भी सजाएं और बीएनएस में भी सजाएं। पहले 24 घंटे की सजा थी, अब उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो ये एक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि कभी आपने कॉलेज में नहीं पढ़ा, ना ही कभी जुडिशरी में पढ़ने का मौका मिला, सिवाय छत्तीसगढ़ वालों को। अलग अलग स्टेट के अपने लोकल एक्ट होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते, थोड़े नाम का डिफरेंस है, एरिया का है, बाकी प्रोविजन लगभग सेम ही होते हैं। तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए नया नहीं है, बाकी सबके लिए नया है। तो याद करने का तरीका ये ढूंढते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सबसे पहले हमने लिखा इसमें द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। कब का है? 1950 का। एक्ट नंबर क्या है? 2 ऑफ 1950 है। कब का है? 2 ऑफ 1950। एक्ट नंबर इसका 2 है। हमारे पास जो आपकी जो सीआरपीसी उसका भी एक्ट नंबर 2 होता है। अभी एक्ट नंबर क्या होता है? देखिए बेटा, हर ईयर एवरी ईयर हजारों लॉज बनते हैं, उनकी नंबरिंग देनी थी। सब देख लो, आप जाके देखो, सीपीसी 1908 का है, रजिस्ट्रेशन एक 1908 का, अब दोनों 1908 है, लेकिन दोनों का नंबरिंग अलग अलग है। पहले वाला एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों 1872 के, बट उनका नंबरिंग अलग अलग है। आप देखेंगे ट्रस्ट एक्ट, आप देखेंगे टीपी एक्ट और आप देखेंगे आपका ईजमेंट एक्ट, तीनों 1882 के हैं, पर उनकी नंबरिंग अलग है। जैसे हम एक क्लास में पढ़ते हैं, एक क्लास 9th क्लास में 50 बच्चे, सब 9th के, बट उनके अटेंडेंस नंबर सबके अलग अलग होते हैं। ठीक वैसे ही जब भी सालों में एक्ट बनते हैं तो उनका नंबर दे दिए जाते हैं। इसका नंबर 2 है। क्या नंबर? 2 ऑफ 1950। जिस साल बना उसी साल का नंबर है। कई बार ऐसा भी होता है, बनता इस साल है, नंबर अलग है। जैसे अपने क्रिमिनल लॉज हैं, उनका सेम नंबर है, वही 23 है जो, लेकिन पहले वाला सीआरपीसी देखिएगा आप, उसमें लिखा है सीआरपीसी 1973, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। मतलब कानून का नाम तो 73 था, पर एक्ट नंबर 74 है। तो यह एक साल आगे पीछे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। फिर आता टोटल चैप्टर कितने हैं इसके पास? तो ये कहते हैं कि मेरे पास टोटल चैप्टर हैं आपके 10। कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है। टोटल सेक्शन कितने? 75 है। अब जब अपना बैरक देखिएगा, उसमें 75 का जो नंबर है वो रिपील है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। अगर ये पूछे एग्जिस्टेंस में कितने हैं तो 74, अन्यथा कितने थे? 75। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता तो कंट्रोवर्सी रहेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अपन 74 लिख के आएंगे, क्योंकि एग्जिस्टेंस 74 है, 75 का जो है रिपील हो गया। बाकी तो देखो आरपीसी अगर क्वेश्चन बनाएगी वो क्या रखती है वो गॉड नोज। कुछ क्वेश्चन हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं और हमें पता भी नहीं कि हम क्या करें, क्योंकि रिपील है, माने कि नहीं माने। नंबरिंग में आज भी 75 काउंट होता है, 74 होता नहीं है। ठीक है, तो ये हम कह नहीं सकते। अलग अलग बैरेक्ट है, जैसे किसी के बैरेक्ट में 74 ही लिखा हुआ होगा, तो ये जो बैरेक्ट तो किसने बनाया? पब्लिकेशन ने बनाया, हम उसको कह ही नहीं सकते ना, फिर उसके लिए साइट देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। देन आता अपने पास शेड्यूल कितनी बेटा? शेड्यूल। इसके अंदर 2 शेड्यूल है, पहली है रिपील और दूसरी बॉन्ड। तो पहले तो रिपील हो गई, बची एग्जिस्टेंस में बॉन्ड। तो क्या करते हैं, जब भी अपन किसी को पकड़ते हैं ना, बॉन्ड भरवाते हैं, तो ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड यहाँ पर भी पढ़ते हैं, बॉन्ड सीआरपीसी में पढ़ते हैं। और हाँ, ये क्रिमिनल का एक्ट है, ध्यान रखना। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, आप जब माइनर एक्ट पढ़ेंगे ना, तो राजस्थान एपीओ के अंदर सीपीसी नहीं आती अपने यहाँ पे एपीओ में सिर्फ क्रिमिनल लॉज आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एपीओ खड़ा होता है क्रिमिनल मैटर के लिए होता है। सिविल मैटर के लिए तो दोनों पार्टी अपने वकील खुद करके लाती है। तो यहाँ पे कभी भी आप देखना, सिविल के लॉज कभी राजस्थान में आता ही नहीं है। जबकि आप एमपी एडी पे पढ़ो, उसमें कुछ सब्जेक्ट आपको सिविल के मिलेंगे, अपने यहाँ पे नहीं है। आप हरियाणा एडीए पढ़ो, वहाँ पर भी आपको सिविल के सब्जेक्ट मिलेंगे, अपने नहीं है। राजस्थान में तो प्योर ही क्रिमिनल के ही आते हैं, सिविल आता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपके पास 2 शेड्यूल। फिर कमेंसमेंट का वही 1 जुलाई। आज मैं सरप्राइज थी, अभी नया बैच शुरू किया, थोड़ी देर पहले मैंने बीएनएसएस पढ़ाया 1 जुलाई। अभी मेरा सेकंड एक्ट चल रहा है आज 1 जुलाई। तो मैंने कहा आज पता नहीं क्या हो रहा है। अभी देखो शाम को हमारा ईजमेंट एक्ट आएगा, आज के दिन हम लोग एडीजी के बैच शुरू कर रहे हैं और ईजमेंट की डेट भी 1 जुलाई है। मैंने कहा आज पता नहीं हो क्या रहा है, सब 1 जुलाई है, नया बैच भी हमारा 1 जुलाई, सब कुछ 1 जुलाई है। तो लकी होगा मेरे लिए शायद। तो 1 जुलाई 1950 को इसका कमेंसमेंट हुआ। अब देखो बेटा, इसमें 3 डेट है, 4। पहला आया इसकी कमेंसमेंट डेट 1 जुलाई 1950। नोटिफिकेशन कब जारी हुआ इसका, नोटिफाई कब किया? 20 जून 1950, यानी जून में इसको नोटिफाई किया और 1 जुलाई को इसको अप्लाई कर दिया। और इसकी पब्लिश डेट भी 1 जुलाई है, तो फायदा हो गया। तो नोटिफिकेशन हुआ 20 जून को, फिर 1 जुलाई को इसका कमेंसमेंट हो गया और उसी दिन इसको पब्लिश भी कर दिया। अब आता है, जब भी कोई लॉज बनते हैं तो लॉ पे सिग्नेचर राष्ट्रपति जी करते हैं। अब लोकल लॉज होते हैं वो गवर्नर करते हैं, लेकिन अभी गवर्नर को दे दिया, इन्होंने पार्ट डेलीगेट कर दिया। आपको याद है, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं आर्टिकल 246, जिसमें लिखा है डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, प्रत्योजन विधान का सिद्धांत। तो पार्लियामेंट के पास काम ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, स्टेट को जो है डेलीगेट कर देते कि आप अपने लॉ खुद ही बना लो। तो देखना, इन दिनों जो भी कानून बन
रहे हैं इन दिनों, मतलब इन सालों में, 1995 के बाद, 1990 के बाद जो भी कानून बन रहे हैं तो उन पर सिग्नेचर गवर्नर ही कर रहा है। लेकिन पहले क्या सब कुछ राष्ट्रपति करते थे, पहले काम कम होता था तो प्रेसिडेंट कर लेता, अब दिनों दिन काम बढ़ता जा रहा है तो दिक्कत है। तो इस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर याद रखना है, ये लोकल एक्ट, और लोकल एक्ट पे सिग्नेचर गवर्नर के होते हैं, पर पुराने जो एक्ट है उनमें प्रेसिडेंट के साइन है। तो ये प्री का सवाल है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर कब हुआ? 20 मार्च 1950। अब देखो बेटा प्री का सवाल क्या आएगा। प्री का सवाल आएगा कि राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 पर सिग्नेचर किसने की है? अब अपने दिमाग में क्या, ये नहीं पढ़ते ना बेटा, तो आपको क्या लगता है राजस्थान का एक्ट है, गवर्नर ही करेगा। और ऑप्शन भी देखो ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, प्रेसिडेंट, बी गवर्नर, सी गवर्नर विद कंसेंट प्रेसिडेंट, और डी पार्लियामेंट। अगर बेटा ये एक्ट आप नहीं पढ़ते ना तो आप केवल प्रेसिडेंट तो नहीं लिखते, या तो आप लिखते गवर्नर, या फिर मोस्ट ऑफ बच्चे लिखते सी। क्या लिखते? सी, गवर्नर कंसेंट विद प्रेसिडेंट। यही होता है रूल कि गवर्नर साहब कुछ भी करेगा तो भैया प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो अब अगली बार से मैं क्वेश्चन पहले पूछूंगी फिर पढ़ाऊंगी। अब ये तो आपका सबका सही हो गया, तो ये पहले क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? चलो अब आता है आपका पास दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपको, जो मेरे पास तो क्वेश्चन तैयार है। राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 में कौन अमेंडमेंट कर सकता है? नंबर ए स्टेट गवर्नमेंट, नंबर बी सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर सी ए एंड बी, नंबर डी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब ऑनलाइन बच्चे जो बैठे हैं, क्योंकि ये क्लास जो है लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है जो कि आपको यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी, राइट? तो इसमें ऑनलाइन बच्चे बैठे जवाब देंगे। चैट बॉक्स में जाओ बेटा, इसमें देखो एक जगह कहीं लिखा होगा चैट पे जाओ और आप अपना ऑप्शन लिखो। जाओ चैट पे जाओ और लिखो अपना ऑप्शन। चैट बॉक्स में जाके लिखो भाई अपना आंसर। एक आ गया आंसर 4, रूमी ने कहा 4। और देखो सभी जनों को लिखना है, तुक्का मारो। हाँ माना कि नेगेटिव मार्किंग है, आज तुक्का मारना पड़ेगा, है तो फिर तुक्का मारो। सबको आंसर देना है। ये कॉपी पेस्ट कर रही है, इसका भी 4, विनय का सी, साक्षी का 4, और कोई? हो गया सबका? 3। बिल्कुल सही जवाब है गुंजन का, और दूसरा सही जवाब है विनय का। किसी का भी सही जवाब नहीं पता आप में से? गुंजन, ममता, नमित, मुझे लगता है तुम में से किसी का भी सवाल सही नहीं है। एक बार वापस मुझे देखना पड़ेगा। 3 4 सी 4 4। ओ मेरे टावरियों, नाम है इसका राजस्थान एक्साइज एक्ट। ये जाएगा तुम्हारे किसमें? स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में। ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है और इसमें अमेंडमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। माइंड अप्लाई करते बेटा जी, हुई गड़बड़, एक का भी सही नहीं है। लिखो स्टेट गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकती है। देखो बेटा वो सेकेंडरी मैटर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकती है, उस पे ना ओवरराइड इफेक्ट, वो सब सेकेंडरी छोड़ दो, दिमाग ही मत लगाओ। क्या याद रखना है? यूनियन का मैटर होगा यूनियन अमेंडमेंट करती है, स्टेट का मैटर होगा स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कौन किन लिस्ट का सब्जेक्ट होगा, दोनों कर सकती है। क्लियर विनय? विनय कोई हाँ ना तो बोलो। रूमी क्लियर? ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है बेटा जी।
और जो स्टेट, हाँ ठीक है शालिनी बेटा, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट और स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट करेगी वो। देखो लॉ कोई भी बना सकती है। स्टेट लिस्ट पे अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, आर्टिकल 246 क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल 246, 247, 250, 249, 51, 52, 53, ये सब क्या कहता है कि भैया लिस्ट में जो है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे यूनियन भी बना सकती है, मना नहीं है। मैंने तो सिंपल अमेंडमेंट पूछा, और सिंपल अमेंडमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। चलो अगर मैं पहले लिखा देती ना तो सही हो जाता, इस बार मैंने भी दिमाग लगाया, वापस आ जाओ। हाँ जी बेटा, तो टोटल चैप्टर 10 है, टोटल सेक्शन 75 है, शेड्यूल हमारी 2 है। कमेंसमेंट इसका 1 जुलाई आज के दिन हुआ है, नोटिफिकेशन 20 जून को हुआ है, राष्ट्रपति जी सिग्नेचर किया 20 मार्च को, तो 20 मार्च को सिग्नेचर हुआ, 20 जून को नोटिफिकेशन हुआ, 1 जुलाई को इसको पब्लिश किया, 1 जुलाई को इसको लागू कर दिया, ठीक है। चलो ये सारे प्री के क्वेश्चन। देन चैप्टर 1 किसी भी कानून में जाओ, पहला प्रीलिमिनरी, इसका भी प्रीलिमिनरी है। यहाँ पे सेक्शन 1, 2 का 7 है। जनरली हम प्रीलिमिनरी देखते हैं ना 1, 2 सेक्शन होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, ठीक है। लास्ट हम 5 तक तो देख रखे हैं, कई बार देखते हैं अपन, सीआरपीसी में देख रखा है, आईपीसी में देख रखा है। इसमें चैप्टर 1 में 7 सेक्शन है, तो 1, 2 का 7। चैप्टर 2 कहते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल, इन चीजों पे कंट्रोल करना है, तो आता है कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट, कहाँ से कहाँ तक, 8 to 10A। ये ए बी वाले बड़े फंसाते हैं, पर अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो पहला आता है प्रीलिमिनरी 1, 2 का 7, और 2 कहता है मैं कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट करूंगी 8 to 10A तक। अब कंट्रोल करके मैं ऑफिसर्स का एस्टेब्लिशमेंट करूंगी, फिर हम क्या करेंगे, आपको सामान का बेचना शुरू करेंगे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो आइए चैप्टर नंबर 3 कहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड उसका क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट, 11 से 15। और आप देखते हो आए दिन दारू पकड़ी जाती है, गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, लोग पकड़े जाते हैं। जब अफीम पकड़ी जाती है तो लगता है NDPS एक्ट, और जब दारू पकड़ा जाता है, और ये पता है ये आपको बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में रोज सुनते हो कैसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है। तो क्या कहता है 11 से 15। तो चैप्टर 1 कहता है, साथ साथ बोलना भी आपको, माइक ऑन नहीं करना, अपने घर पे रिवाइज करना। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ 1, 2 का 7, और दूसरा कहता है कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट करूंगा 8 to 10 है, और तीसरा कहता है मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करूंगा 11 से लेके 15 तक। अब जैसे तुम करने जाओगे, किन चीजों को करोगे, जो तुम बनाओगे तो आओ मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसका पोजीशन लेते हैं, फिर उसको बेचेंगे। यहाँ पे कहते हैं जहरीली दारू बनाई, इतने लोग मर गए, ये मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो मैन्युफैक्चर, पोजीशन एंड सेल, विनिर्माण, कब्जा और विक्रय करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 16 से लेके 27 तक। तो पहले प्रीलिमिनरी आया, फिर आपको कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, आपने ट्रांसपोर्ट किया, किसका किया, जो तुमने बनाया, तुम्हारे पास पोजीशन है, तुमने सेल किया। अगर लीगली हुआ तो तुम बच जाओगे, इलीगली हुआ तुम्हें भी पकड़ लेंगे, सामान भी पकड़ लेंगे हम आगे। तो आया चैप्टर नंबर 5 कहता है ड्यूटीज, फीस एंड सरचार्ज, जो ये काम करेगा पैसा देना होगा। और राजस्थान में धड़ल्ले से मिलता है, हमारे राजस्थान में आपको लिकर का शोरूम मिलेगा, लिकर के बाहर तो सभी जगह है, हमारे यहाँ पे लिकर के मॉल मिलेंगे जोधपुर में, बड़े सुंदर सुंदर मॉल है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या नमिता, हम उस मॉल में जाके विंडो शॉपिंग भी नहीं कर सकते। विंडो शॉपिंग का मतलब पता है सालिनी, गए देख कर आगे, खरीदा नहीं, इसको बोलते विंडो शॉपिंग। अगर मान लो अपन विंडो शॉपिंग करने गए और किसी ने अपन को देख के मिला राठे को आज हमने दारू की दुकान में देखा था, ऐसी दुकान होके भी हम विंडो शॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां खड़ा होना ही हमारे लिए तो पाप माना जाता है, गुनाह माना जाता है, अपराध माना जाता है, जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ड्यूटीज देनी होती है, फीस देनी होती है, सरचार्ज लगता है 28 से 30 AA, फिर से आ गया ABSE। तो पहला प्रीलिमिनरी आया, फिर मैंने तुम पे कंट्रोल करके एस्टेब्लिश किया, फिर तुमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाया, करवाने के बाद तुमने मैन्युफैक्चर किया, और मैन्युफैक्चर करते मैंने तुझसे पैसे लिए। तो जो दारू बनती है 10 रुपये में, उस पर फीस लग के सरचार्ज लग के करते थे, वो दारू बिकती मार्केट में 500 रुपये में। 10 रुपये की चीज़ 500 में बिकती है इस चैप्टर की वजह से, 28 से 30 AA। और राजस्थान में तो सारा रेवेन्यू यही है सरकार का, सही बताऊँ तो। आगे चलते हैं हम, चैप्टर नंबर 6 कहता है लो लाइसेंस दे दो, और मिलते हैं लोग फॉर्म भरते हैं धड़ाले से, लाइसेंस है भी तो अर्निंग भी तो है, लाइसेंस, परमिट्स और पास। तो बिना लाइसेंस के आप नहीं चला सकते। लाइसेंस के दारू क्या है, जहर, और ये हमारा इंडिया है, ये जेल भी आप बेच सकते हो लाइसेंस के साथ। और क्या चाहिए बताओ, 31 से 38 लाइसेंस, परमिट्स एंड पासेस, 31 से 38। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी आया, फिर कंट्रोल एंड एस्टेब्लिश किया, फिर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, फिर हमने मैन्युफैक्चर किया, फिर आपने ड्यूटीज दी, और ड्यूटीज देने के बाद हमने आपको लाइसेंस दे दिया, पैसे दिए, लाइसेंस ले जाओ। 31 से 38 फिर कुछ प्रोविजन है, लाइसेंस है बट रात को 8 बजे दुकान बंद हो जानी चाहिए,
आपकी दुकान मंदिर के पास नहीं होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद धार्मिक स्थलों के पास नहीं होनी चाहिए, आपकी दुकानें जो हैं स्कूलों के पास कॉलेजेस के पास नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, कुछ प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो आता है 39 से 42 जनरल प्रोविजन। लगभग हर कानून अपने जनरल प्रोविजंस देते हैं, इसने भी दिए हैं। तो पहला तुम्हारा प्रिलिमिनरी आया, फिर तुमने कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट किया, फिर तुमने मैन्युफैक्चर परचेस तो सेल किया, उसके लिए तुमने ड्यूटीज फीस दी, देते ही हमने तुम्हें लाइसेंस दिया, परमिट दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं आपको पासेस दिए, फिर जनरल प्रोविजंस दिए। इन सब जनरल प्रोविजंस पे काम कौन करेगा? ऑफिसर्स। तो पार्ट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स 43 से 53। अभी ऑफिसर कौन होंगे, क्या होंगे, यहाँ से हमारे खूब सारे क्वेश्चन बनते पड़ेंगे। याद करना इजी है, 43 से 53 याद हो गया, 43 से 53 भूलोगे भी नहीं। और देन हम सबका फेवरेट जो हमारे लिए काम का है, और वो है ऑफेंसेस एंड ड्यू पेनल्टीज। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, धड़ल्ले से आते हैं, या तो चैप्टर 1 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, फिर 9 से आएंगे, और देन 8 से आएंगे, बाकी तो हमें पढ़ना होता है। 54 से 70 आप ऑफेंस करोगे, हम आपको सजा देंगे, पेनल्टीज देंगे, और 10 कहता है मिसलेनियस, सब कुछ खत्म, जो बच्चा कुछ है उसमें डाल दो, तो आया मिसलेनियस, जो बात करता है 71 से 75 तक, 71 से 75। तो जब भी बेटा आप कोई भी कानून याद करते हो ना, उसको ऐसे क्या करो, देखा आपने एक चीज़ नोट की, बार बार वापस आपको पीछे ले जा रही हूँ, आगे से लाके वापस पीछे, यहाँ से वापस रिवाइज, तो ये रिवाइज करना करो। और है ना, ये चैप्टर वाइज भी ऐसे रिवाइज करो। मान लो आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो 1 से 7, उनको ऐसे करो, क्योंकि देखो कानून को याद करना पड़ेगा। माना इस बार आरजीएस में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए, पैटर्न बदलता है, लेकिन भैया जेलों में सब कुछ सेक्शन आर्टिकल ही था, सवाल कहीं से भी आ सकता है। हम तो एग्जाम देने जाए, एग्जाम का मतलब क्या है, अगर पहले से सब कुछ पता हो जाए तो उसको एग्जाम थोड़ी कहते हैं, ठीक है। तो हमें तो सेक्शन भी पता होना चाहिए, कंटेंट भी पता होना चाहिए, लाइंस भी पता होना चाहिए, चैप्टर्स भी पता होना चाहिए, उनकी डिवाइडेशन भी पता होना चाहिए। ये सब होगा तभी प्री प्लस में निकलेगा। अब इनमें अभी तक जो पढ़ा, आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, किसी का कोई सवाल है तो पूछो मुझसे। नो क्वेश्चन, चलो। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये हमारी लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग है, और उसी को हमने डाला क्योंकि आज ही हमारा बेस्ट हुआ। बेस्ट से रिगार्डिंग कोई क्वारी तो मुझे बात कर सकते हैं। अब एक छोटा सा बात करते हैं, कई बच्चे कहते हैं आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है, देखो आपका ओपिनियन है, मैं फीस लेती हूँ मेहनत के अकॉर्डिंग, ये मेरा ओपिनियन है, तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई कमेंट होना चाहिए। अब भाई आपको बढ़िया लगे तब ले। एक ड्रेस, ये कुर्ता है, ये मैं खरीदती हूँ, एक दुकान पे ये 200 रुपये मिल जाता है, दूसरे पे 2200 में मिलता है, तीसरे में 4200 में मिलता है, चौथे में 5200 में मिलता है, पाँचवें में 5800 में मिलता है, छठे में 6200 में मिलता है, और किसी किसी दुकान में ये कुर्ता 10,000 में मिलता है, तो कहीं 15,000 में। सबकी अपनी चॉइस है ना। आज अंबानी जी के वहाँ शादी हो रही है, वो जिस शादी में जितना खर्चा कर रहे हैं, उस शादी से गाँव की सारी बेटियाँ की शादियाँ हो सकती है। ये अपना अपना है ना, वो आपकी इच्छा है कि आपको उतना करना है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मेरी मेहनत, उस हिसाब से तो सही है। फिर भी आपको ज़्यादा लगे तो आपको अच्छा लगे तब ज्वाइन करो, कोई मैंडेटरी या नहीं है, मेहनत करते हैं उसी का पैसा लेता है, और सबकी अपनी अपनी मेहनत है। एक एक लाइन रीड कराना, एक एक पॉइंट समझाना, सबका अपना अपना व्यू है। तो जैसा आपको ठीक लगे, पर ये फालतू कमेंट करना बंद करें। नहीं अच्छा लगा तो आपकी चॉइस है ना। आप रोज मेरे स्टेटस देखते हो, उसके बाद रोज मेरी बुराइयां करते हो। नहीं अच्छे लगते मेरे स्टेटस व्हाट्सएप पे, मेरा मोबाइल नंबर हटा दो आपके मोबाइल से, मेरा स्टेटस ही नहीं दिखेगा, और आपको कमेंट करने का टाइम नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी क्लासेस चल रही है। रही बात एपीओ के टेस्ट सीरीज की, बिल्कुल ये भी सब शुरू करेंगे, बट एक बार ये फाइनल हो जाए कि पुराने लॉज आएंगे नए, फिर उसके बाद हम वो भी चलाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।